अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 12 के सेकेंड ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल को शुरू करेंगे। आज की हमारी जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 21 है और हमारे चैप्टर का नाम है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। हम इस वीडियो में इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। तो हमारे पास जो पहला फार्मूला है वो स्ट्रेस का है। स्ट्रेस को हम सिग्मा से शो करते हैं और इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है F डिवाइडेड बाय A। और दूसरा फार्मूला हमारे पास स्ट्रेन का है। स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से शो करते हैं और इसका फार्मूला है हमारे पास डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस का है। इसको हम y से शो करते हैं और इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। या फिर आप सिग्मा की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यूज पुट कर दे तो ये भी चल हो जाएगा, या फिर ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि डेटा के अंदर आपको किस चीज़ की वैल्यू दी हुई है। चौथा फार्मूला हमारे पास बल्क मॉड्यूलस का है, जिसको हम b से शो करते हैं। इसका फार्मूला है हमारे पास b इज इक्वल टू डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा v डिवाइडेड बाय v, ठीक है। और पांचवा फार्मूला हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी का है। इसको हम k से शो करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास है k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय b। छठा फार्मूला हमारे पास एरिया का है। एरिया का फार्मूला हमारे पास a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। आर हमारे पास रेडियस होता है और रेडियस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो d डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। तो हम या फिर ये लास्ट वाला लिख सकते हैं a इज इक्वल टू पाई d डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ज्यादातर हम ये नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला मैंने आपको बताने के लिए किया है, तो हम डायरेक्ट ये नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। आए शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो है द लीड इन पेंसिल इज अ ग्रेफाइट composition with the Young's modulus of 1.0 exponent 9 Newton per meter square. Calculate the change in length of the lid in an automatic pencil if you tap it straight into the pencil with a force of 4.0 Newton. तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली। इन्होंने हमें यंग मॉड्यूलस की वैल्यू दी हुई है जिसको हम y से शो करते हैं 1.0 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन लेंथ को, जिसको हम डेल्टा एल से शो करते हैं, तो इसको भी हमने डेटा में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट चीज जो इन्होंने हमें दी हुई है वो फोर्स दी हुई है जो कि हमारे पास 4.0 न्यूटन है, इसको भी हमने डेटा में मेंशन कर दिया। The lead is 0.50 millimeter in diameter and 60 millimeter long. ठीक है, तो अब हमें इन्होंने डायामीटर दिया हुआ है जिसको हम d से शो करते हैं और जो कि हमारे पास है 0.50 मिलीमीटर। अब हम इसे मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर हो गया ये अब। और नेक्स्ट चीज इन्होंने हमें लेंथ दी हुई है जो कि हमारे पास 60 मिलीमीटर है। इसको भी हमने मिलीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 किया तो हमारे पास 0.06 मीटर आया, ठीक है। तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और सबसे पहले हमने एरिया फाइंड आउट किया। एरिया हमारे पास बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। और आर हमारे पास रेडियस है जो कि बराबर होता है d डिवाइडेड बाई 2 के, ठीक है। और इसका स्क्वायर ये मैं आपको अभी पीछे बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हमने वैल्यूज पुट करी। पाई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है 3.14 और d की वैल्यू हमें इन्होंने डेटा में दी हुई है 5 एक्सपोनेंट माइनस 4, 2 एज इट इज आ गया। तो सबसे पहले हमने 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब हमने इसका स्क्वायर लिया और इसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एरिया आ गया जो कि है 1.9625 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो अब हम आराम से डेल्टा एल मालूम कर सकते हैं। तो डेल्टा एल मालूम करने के लिए हमने यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाया जो कि हमारे पास होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का फॉर्मूला को मिक्सअप करके लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एस क्रॉस ए, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ डेल्टा एल मालूम करना है जो कि यहाँ डिवाइड में है तो इसी इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले गए और y को नीचे लेकर आ गए।
अब हमने वैल्यूज पुट करी, f हमारे पास 4.0 है जबकि l हमारे पास 0.06 है और y हमारे पास 1.0 एक्सपोनेंट 9 है जबकि a की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1.9625 एक्सपोनेंट माइनस 7। अब हमने 4.0 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.06 से तो हमारे पास 0.24 आंसर आया और 1.0 एक्सपोनेंट 9 को जब मल्टीप्लाई किया 1.9625 एक्सपोनेंट माइनस 7 से तो 196.25 आया। ठीक है, अब हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ का आंसर आया है 1.22 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। अब क्योंकि बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है तो अब हम इसे मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और अब इसका आंसर हमारे पास 1.22 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, तो डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ का फाइनल आंसर हमारे पास 1.22 मिलीमीटर है। बुक के अंदर ये 1.0 दिया हुआ है तो इसका कोई इतना मसला नहीं है, पॉइंट के बाद अगर वैल्यूज चेंज होता है तो इतना खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो तकरीबन ये हमारा आंसर मैच है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि है अ वायर ऑफ 2.2 मीटर लॉन्ग एंड 2.25 millimeter in diameter when stretched by a weight of 8.8 kg its length has been increased by 0.25 millimeter। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली। हमारे पास जो सबसे पहले इन्होंने एक वायर की जो लेंथ दी हुई है जिसको हम एल से शो करते हैं वो 2.2 मीटर है, इसको हमने डेटा में मेंशन कर दिया और जो डायामीटर है वो 2.25 मिलीमीटर है जिसको हम डी से शो करते हैं तो इसको भी हमने डेटा में मेंशन कर दिया। अब हम इसे मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमने जब भी हम मिली को हटाते हैं तो 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 लगाते हैं तो हमने ये 2.25 के साथ 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 लगा दिए तो अब हमारे पास मिली हट गया और ये खाली मीटर में कन्वर्ट हो गया। और हमारे पास इन्होंने जो मास दिया हुआ है वो 8.8 किलोग्राम है तो इसको भी हमने डेटा में लिख दिया। और अब हमारे पास जो इंक्रीज इन लेंथ है जिसको हम डेल्टा एल से शो कर रहे हैं वो 0.25 है और जो कि मिलीमीटर में दी हुई है इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मिली को हटा के 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइंड द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर गिवन g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन्होंने हमें अब ग्रेविटी दी हुई है जिसको हम जी से शो करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसको हमने डेटा में मेंशन कर दिया। तो अब हमें इस सवाल में तीन चीजें दी हुई हैं जिसको हमें फाइंड आउट करना है। पहला हमारे पास स्ट्रेस है जिसको हम सिग्मा से शो करते हैं। सेकेंड चीज हमारे पास स्ट्रेन है जिसको हम एप्सिलॉन से शो करते हैं और थर्ड चीज हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस है जिसको हम y से शो करते हैं। तो इन तीनों ही चीजों को हमने बारी बारी डेटा में मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस मालूम करेंगे जिसको हम सिग्मा से शो करते हैं। तो स्ट्रेस का फार्मूला हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, F डिवाइडेड बाय ए है। तो ना ही हमें डेटा में F दिया हुआ है ना ही A दिया हुआ है तो हम इन दोनों ही चीज़ों को सबसे पहले निकालेंगे। तो फोर्स निकालने के लिए हमने फार्मूला लगाया F इज इक्वल टू mg। तो m हमारे पास 8.8 है जबकि जो g है यानी कि ग्रेविटी है वो 9.8 है। तो जब हमने 8.8 को मल्टीप्लाई कर दिया 9.8 से तो हमारे पास फोर्स का जो फाइनल आंसर आया वो है 86.24 न्यूटन। तो अब हमें फोर्स मालूम हो गई है, अब हमें एरिया मालूम करना है। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो r भी इन्होंने हमें डेटा में नहीं दिया हुआ तो r का मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि रेडियस हमारे पास बराबर होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 के यानी कि d डिवाइडेड बाय 2 के और स्क्वायर लगा हुआ तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब हमने वैल्यू पुट करी, पाई हमारे पास कांस्टेंट है 3.14 जबकि d हमारे पास 2.25 एक्सपोनेंट माइनस 3 है और नीचे 2 है और इसका स्क्वायर लिया हुआ है। अब हमने 2.25 एक्सपोनेंट माइनस 3 को डिवाइड कर दिया 2 से तो हमारे पास 1.125 एक्सपोनेंट माइनस 3 आया और जब हमने इस वैल्यू का स्क्वायर लिया और उसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया का जो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है वो है 3.975 एक्सपोनेंट माइनस 6 और एरिया की हमारे पास यूनिट मीटर स्क्वायर में होती है तो हमने मेंशन कर दिया एरिया को मीटर स्क्वायर के अंदर। अब हमें फोर्स भी मालूम हो चुकी है और एरिया भी मालूम हो चुका है तो अब हम आराम से स्ट्रेस मालूम कर सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला लगाया
स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। एफ हमारे पास 86.24 है, जबकि एरिया जो हमने अभी फाइंड आउट किया है वो 3.975 एक्सपोनेंट माइनस 6 है। इन दोनों वैल्यूज को हमने आपस में डिवाइड करा तो हमारे पास स्ट्रेस का जो फाइनल आंसर आया वो है 2.2 एक्सपोनेंट 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें एक चीज मालूम हो चुकी है, यानी कि स्ट्रेस मालूम हो गया। अब हम स्ट्रेन मालूम करेंगे, जिसको हम एप्सिलॉन से शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल है। तो डेल्टा एल इन्होंने हमें डेटा में दिया हुआ है 0.25 एक्सपोनेंट माइनस 3, और एल हमारे पास 2.2 है। तो हमने जब 0.25 एक्सपोनेंट माइनस 3 को डिवाइड कर दिया 2.2 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया स्ट्रेन का वो है 1.14 एक्सपोनेंट माइनस 4। ठीक है, तो स्ट्रेन की हमारे पास कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये एक रेशो है दो लेंथ्स के दरमियान, तो इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और थर्ड चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो यंग्स मॉड्यूलस है, जिसको हम y से शो करते हैं, और उसका फॉर्मूला हमारे पास है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो ये दोनों ही वैल्यूज हमें पता है, हम अभी मालूम करके आए हैं। तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 2.2 एक्सपोनेंट 7 है, और एप्सिलॉन की हमारे पास 1.14 एक्सपोनेंट माइनस 4 है। ये सिग्मा हमारे पास स्ट्रेस है, जबकि एप्सिलॉन हमारे पास स्ट्रेन है। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करा तो हमारे पास यंग मॉड्यूलस का जो फाइनल आंसर आया वो है 2 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास y का फाइनल आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है a farmer making juice fills a glass bottle to the brim and caps it tightly. The juice expands more than the glass when it warms up in such a way that the volume increases by 0.2%, i.e. यानी कि delta V divided by V naught is equal to 2 exponent minus 3 relative to the space available. तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली। इन्होंने हमें जो एक चीज दी हुई है वो है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट, जो कि हमारे पास 0.2% है, यानी कि 2 एक्सपोनेंट माइनस 3 है। ठीक है, कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द जूस पर स्क्वायर सेंटीमीटर if the bulk's modulus is 1.8 exponent 9 newton per meter square, assuming that the bottle does not break। अब इन्होंने हमें जो सेकंड चीज दी हुई है वो बल्क मॉड्यूलस है, जो कि हमारे पास 1.8 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। ठीक है, और हमें जो मालूम करना है वो फोर्स मालूम करनी है, जिसको हम डेल्टा पी से शो कर रहे हैं। तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। हमारे पास जो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है वो है B इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट। ठीक है, आपको शो रहा होगा। अब हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज करना है, क्योंकि हमें डेल्टा पी मालूम करना है। तो बाकी की नीचे वाली सारी वैल्यू जो कि डिवाइड में है उसको हम इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास 1.8 एक्सपोनेंट 9 है, जबकि डेल्टा v डिवाइड बाय वी नॉट की वैल्यू हमारे पास 2 एक्सपोनेंट माइनस 3 है। तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डेल्टा p का जो फाइनल आंसर है वो है 3.6 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि बुक में इन्होंने हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बजाय न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो अब हम इसको मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर से हमने कन्वर्ट करना है न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर स्क्वायर में हमारे पास 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 10,000 से। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 360 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब हमारा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन हमारा आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा है। बुक का जो आंसर है वो 432 है और हमारा 360 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक है, जो कि है बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू की। अगर हम बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू को चेंज कर दें, जो कि पहले हमारे पास 1.8 एक्सपोनेंट 9 है, अगर हम उसे चेंज करके 2.16 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास जो लास्ट में आंसर आएगा वो सही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, हमने बी की वैल्यू जो चेंज है वो पुट करी, और डेल्टा वी डिवाइड बाई वी की जो हमें दी हुई है डेटा में वही पुट करी, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 4.32 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है।
अब ये भी मीटर स्क्वायर में है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर स्क्वायर हमारे पास बराबर हो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर के, या जो मैंने यहाँ बताया ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसे डिवाइड कर देंगे 10⁻⁴ से या फिर 10,000 से, एक ही बात है। तो हमारे पास डेल्टा पी का जो फाइनल आंसर आएगा वो है 432 न्यूटन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ये आंसर अब हमारा बुक से मैच कर रहा है। अगर आप बुक की दी हुई बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर गलत आएगा, लेकिन अगर आप वैल्यू चेंज करेंगे तो फिर हमारा आंसर ठीक आएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है द इलास्टिक लिमिट ऑफ कॉपर इज 1.5 एक्सपोनेंट 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज टू बी स्ट्रेच्ड बाय अ लोड ऑफ 10 kg। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और इन्होंने हमें सबसे पहले स्ट्रेस दिया हुआ है, यानी कि इलास्टिक लिमिट यानी कि स्ट्रेस, जिसको हम सिग्मा से शो करते हैं, जो कि हमारे पास है 1.5 एक्सपोनेंट 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने इसको डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट चीज, इन्होंने हमें मास दिया हुआ है जो कि 10 kg है, तो इसको भी हमने डेटा में लिख दिया। फाइंड द डायामीटर ऑफ द वायर इफ द इलास्टिक लिमिट इज नॉट टू बी एक्सेसिव। तो हमें क्या मालूम करना है, हमें डायामीटर मालूम करना है, जिसको हम डी से शो करते हैं, तो इसको हमने डेटा के अंदर लिख दिया। तो अब हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है a इज इक्वल टू पाई डी डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ये वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और r हमारे पास d डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, खैर अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें डेटा के अंदर एरिया नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है F डिवाइडेड बाय A। तो हमें इसमें ना तो F पता है और ना A पता। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे यानी कि F निकालेंगे। तो हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और हमने फॉर्मूला लिखा F इज इक्वल टू mg। ठीक है, m हमारे पास 10 है जबकि g हमारे पास कांस्टेंट होता है 9.8। जब हमने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 9.8 से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 98 न्यूटन आया। ठीक है, अब हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है हमारे पास F डिवाइडेड बाय A। अब हम इससे आराम से A मालूम कर सकते हैं। तो A यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वहां से नीचे आ जाएगा। F हमने अभी निकाला है 98, और सिग्मा की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1.5 एक्सपोनेंट 8 डेटा में दी गई है। जब हमने 98 को डिवाइड कर दिया 1.5 एक्सपोनेंट 8 से, तो हमारे पास एरिया का जो फाइनल आंसर आया वो है 6.53 एक्सपोनेंट -7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया की यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर में होती है। अब हम आराम से डायमीटर मालूम कर सकते हैं क्योंकि हमें एरिया मालूम हो गया। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया a इज इक्वल टू पाई डी डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो हमने a की वैल्यू लिखी जो कि हमने अभी निकाली है 6.53 एक्सपोनेंट -7, और पाई की हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद करनी पड़ती है 3.14, और d एज इट इज आ गया, 2 भी आ गया, पूरा बाकी का पूरा एज इट इज आ गया। अब 3.14 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके आ गए तो ये डिवाइड में आ गया, और नीचे वाले 2 का जब हमने स्क्वायर लिया तो 4 आया, और 4 यहाँ पे डिवाइड था तो वहां पे इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, और डी स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही बच गया। अब हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 6.53 एक्सपोनेंट -7 से, तो हमारे पास 2.612 एक्सपोनेंट -6 आया। जब हमने 2.612 एक्सपोनेंट -6 को डिवाइड कर दिया 3.14 से, तो डायमीटर का स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 8.3 एक्सपोनेंट -7। अब हमने इसका स्क्वायर खत्म करना है, तो हमने टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे रूट लगाए। तो जब हमने दोनों साइड पे रूट लगाए तो ये वाला 2 रूट से कैंसिल हो गया, और जब हमने 8.3 एक्सपोनेंट -7 का रूट लिया कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया डायमीटर का वो है 9.12 एक्सपोनेंट -4 मीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास जो आंसर आया ये मीटर में आया है। इन बुक में जो हमें आंसर दिया हुआ है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, तो हमारा जो आंसर है अब वो मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब वो हो जाएगा 0.912 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास डायमीटर का फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है what would be the greatest length of a steel wire which is fixed at one end and can it be hanged freely without breaking।
The breaking stress of steel is 7.8 exponent 8 Newton per meter square and the density of steel is 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमने डेटा की हेडिंग डाली और इन्होंने हमें क्या मालूम करने के लिए दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट लेंथ दी हुई स्टील वायर की मालूम करने के लिए। तो हमने लिख दिया डेटा के अंदर कि हमें एल फाइंड आउट करना है और हमें इन्होंने स्ट्रेस दिया हुआ है जिसको हम सिग्मा से शो करते हैं और जो हमारे पास 7.8 एक्सपोनेंट 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और इन्होंने थर्ड चीज हमें डेंसिटी दी हुई है जो कि हमारे पास 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। तो हमारे पास एक वायर है जिसका एक एंड जो है वो फिक्स है जबकि जो दूसरा एंड है वो फ्री है, ठीक है। तो अब उस वायर का वेट भी होगा। तो हमने फॉर्मूला लगाया W इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब हमने डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया। डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं जो कि बराबर होता है हमारे पास m डिवाइड बाय v के। तो v यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो गया मल्टीप्लाई, यानी m हमारे पास जो बन गया वो बन गया m इज इक्वल टू रो v। तो इसको हमने m की जगह पुट कर दिया, w इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय v मल्टीप्लाई बाय g, ठीक है। अब v हमारे पास वॉल्यूम है और वॉल्यूम हमारे पास बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ की। तो हमने v की जगह a क्रॉस l पुट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास हो गया w इज इक्वल टू रो a क्रॉस l क्रॉस g फॉर द वायर डू नॉट ब्रेक। क्योंकि वायर ब्रेक नहीं हुई है, द मैक्सिमम फोर्स मस्ट इक्वल द वेट ऑफ द वायर। तो जो फोर्स है वो बराबर है वेट के, वायर के वेट के। क्योंकि जो वायर हमारे पास ब्रेक नहीं हुई है तो हमारे पास जो मैक्सिमम फोर्स है वो बराबर है उस वायर के वेट की। तो हमने लिख दिया कि फोर्स मैक्सिमम हमारे पास वेट के बराबर है। तो फोर्स मैक्सिमम का हमने फॉर्मूला निकाला, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय ए यहाँ पे डिवाइड है वहां जाके क्योंकि मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला निकल गया, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो इसको हमने फोर्स की जगह पे पुट कर दिया और वेट हम अभी निकाल के आए हैं तो फिर हमने वेट की वैल्यू भी पुट कर दी। तो a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके आ गए तो ये डिवाइड में आ गया। अब हमने a से a को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बचा सिग्मा इज इक्वल टू रो एल जी, ठीक है। तो अब हमें मालूम क्योंकि l करना है तो l यहीं रहा और ये जो रो और g है इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके आ गए तो ये डिवाइड में आ गया। अब हमने वैल्यूज पुट करी, सिग्मा हमारे पास 7.8 एक्सपोनेंट 8 है जबकि जो रॉ है यानी कि डेंसिटी जिसको हम कहते हैं वो 7800 है। जबकि ग्रेविटी हमारे पास कांस्टेंट होती है 9.8। जब हमने 7800 को मल्टीप्लाई कर दिया 9.8 से तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो है 76440। अब हमने 7.8 एक्सपोनेंट 8 को डिवाइड कर दिया 76440 से तो हमारे पास लेंथ का फाइनल आंसर आ गया जो कि है 1.02 एक्सपोनेंट 4 मीटर। लेंथ की यूनिट हमारे पास मीटर में होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ रेडियस 0.55 मिलीमीटर and length of 3.5 meter is stretched by a force of 52 न्यूटन। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली, इन्होंने हमें रेडियस दिया हुआ है 0.55 मिलीमीटर। तो इसको हमने डेटा में मेंशन किया और डेटा में मेंशन करने के बाद हमने इसे मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया। तो हमने मिली को हटा के 10 एक्सपोनेंट -3 लगा दिया तो ये हमारा आराम से मीटर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट चीज इन्होंने हमें लेंथ दी हुई है जो कि 3.5 मीटर है, इसको भी हमने डेटा में मेंशन कर दिया। और थर्ड चीज इन्होंने हमें फोर्स दी हुई है जिसको हम एफ से शो करते हैं वो 52 न्यूटन है। कैलकुलेट क्या करना है, तीन चीजें हमने मालूम करनी है, ए बी और सी। ए हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा से शो करते हैं, इसको हमने डेटा में मेंशन कर दिया। बी हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको हम एप्सिलॉन से शो करते हैं तो इसको भी हमने डेटा में मेंशन कर दिया। सी हमारे पास है इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द वायर इफ यंग्स मॉड्यूलस इज 2.1 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो थर्ड चीज हमें इलोंगेशन मालूम करने को कहा है यानी कि डेल्टा एल, ठीक है। तो इसको भी हमने डेटा में मेंशन कर दिया और हमारे पास यंग मॉड्यूलस यानी कि जो y है वो 2.1 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो इसको भी हमने डेटा में मेंशन कर दिया। ये न्यूमेरिकल हमारा बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरह ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने
स्ट्रेस मालूम करना है। तो स्ट्रेस के लिए हमारे पास एरिया नहीं दिया हुआ है, फोर्स हमें पता है, एरिया नहीं पता। तो हम एरिया मालूम करने के लिए फॉर्मूला हमने लगाया A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 3.14, जबकि रेडियस हमें 0.55 एक्सपोनेंट माइनस 3 दिया हुआ है। तो हमने 0.55 एक्सपोनेंट माइनस 3 का स्क्वायर दिया, तो हमारे पास 3.025 एक्सपोनेंट माइनस 7 आया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3.14 से, तो एरिया हमारे पास आ गया 9.5 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें एरिया मालूम हो चुका है, तो हम आराम से स्ट्रेस मालूम कर सकते हैं। तो अब हमने ए लिखा और स्ट्रेस का फार्मूला लगाया जो कि हमारे पास है F डिवाइडेड बाय ए, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब हमने वैल्यूज पुट करी, F हमारे पास 52 है, जबकि ए हमने अभी निकाला है 9.5 एक्सपोनेंट माइनस 7। जब हमने 52 को डिवाइड कर दिया 9.5 एक्सपोनेंट माइनस 7 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 5.47 एक्सपोनेंट 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब हमें ए मालूम हो चुका है। अब हम बी मालूम करते हैं। तो हमारे पास यंग मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, यानी कि सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया, एप्सिलॉन यहाँ पे डिवाइड में था, वहां जाके मल्टीप्लाई में हो गया और y नीचे आ गया, ठीक है। तो अब हमने वैल्यूज पुट करी, स्ट्रेस हमारे पास 5.47 एक्सपोनेंट 7 है, जबकि y हमें डेटा में दिया हुआ है 2.1 एक्सपोनेंट 11। जब हमने 5.47 एक्सपोनेंट 7 को डिवाइड कर दिया 2.1 एक्सपोनेंट 11 से, तो हमारे पास स्ट्रेन का फाइनल आंसर आ गया 2.6 एक्सपोनेंट माइनस 4, ठीक है। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन का फाइनल आंसर है, यानी कि स्ट्रेन का हमें पता है स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सी पे। सी में हमें डेल्टा एल मालूम करना है, यानी कि लेंथ मालूम करनी है। तो हमने फॉर्मूला लगाया एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। अब हमें डेल्टा एल मालूम करना है, तो हम एल को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले गए थे, मल्टीप्लाई में चला गया। अब हमने वैल्यूज पुट करी, एप्सिलॉन हमने अभी निकाला है 2.6 एक्सपोनेंट माइनस 4 और एल हमारे पास 3.5 है। जब हमने 2.6 एक्सपोनेंट माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 3.5 से, तो हमारे पास डेल्टा एल आ गया 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 4, और ये हमारे पास मीटर में आया, क्योंकि लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, लेकिन क्योंकि बुक के अंदर जो हमें आंसर दिया हुआ है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो अब हम इसे मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। तो अब हमारे पास जो लेंथ है वो मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि है 0.91 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास अब डेल्टा एल आ चुका है जो कि 0.91 मिलीमीटर है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 7 है। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ लेड ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 1.3 मीटर क्यूब सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 12 एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली, हमें कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम को, जिसको हम डेल्टा वी से शो करते हैं। तो हमने इसको डेटा के अंदर लिख दिया, और हमें जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो 1.3 मीटर क्यूब दिया हुआ है, जिसको हम वी से शो करते हैं। तो इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। और हमारे पास जो प्रेशर है जिसको हम डेल्टा पी से शो करते हैं वो 12 एटमॉस्फेयर है। अब हम इसे एटमॉस्फेयर से न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 101325 के। तो ये 12 है, तो हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 101325 से। तो हमारे पास जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है वो है 1.2 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आल्सो कैलकुलेट द compressibility of a lead given the bulk modulus as B is equal to 80 exponent 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो कंप्रेसिबिलिटी है, जिसको हम के से शो करते हैं। तो हमने इसको डेटा के अंदर मेंशन कर दिया, और हमें जो गिवन दिया हुआ है वो बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है, जिसको हम बी से शो करते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास 80 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो हमने अब कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, ठीक है। अब हमें सबसे पहले डेल्टा वी मालूम करना है, चेंज इन वॉल्यूम। तो हमने जो फॉर्मूला लगाया बल्क मॉड्यूलस का वो है बी इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। इस फॉर्मूले को हमने रीअरेंज किया, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी यहाँ पे डिवाइड थे, तो हम इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले गए और बी को नीचे ले आए।
अब हमें डेल्टा वी मालूम करना है, तो वी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके चले गए तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने वैल्यूज पुट करी, तो वी हमारे पास 1.3 है, जबकि डेल्टा बी हमारे पास 1.2 एक्सपोनेंट 6 है, और बी हमारे पास 80 एक्सपोनेंट 9 है। जब हमने 1.3 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 एक्सपोनेंट 6 से, और उसका जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दिया 80 एक्सपोनेंट 9 से, तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम, जिसको हम डेल्टा वी से शो करते हैं, उसका जो फाइनल आंसर आया वो है 1.95 एक्सपोनेंट -5 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा वी का फाइनल आंसर है। अब सेकंड चीज जो हमें मालूम करनी है वो के है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। तो के का फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय वी। तो बी की वैल्यू हमारे पास 80 एक्सपोनेंट 9 है, तो हमने जब 1 को डिवाइड कर दिया 80 एक्सपोनेंट 9 से, तो कंप्रेसिबिलिटी यानी कि के का हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो है 1.25 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी का फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है जो कि न्यूमेरिकल नंबर 8 है। The thickness of a metal plate is 0.35 inches. It's drilled to have a hole of radius 0.08 inches on the plate. तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली, इन्होंने हमें थिकनेस दी हुई है जिसको हम टी से शो करते हैं 0.35 इंचेस, तो हमने इसको डेटा में मेंशन कर दिया। और हमें रेडियस दिया हुआ है 0.08 इंचेस, तो इसको भी हमने डेटा में लिख दिया। If the shear strength is 4 exponent 4 pounds per inches square, determine the force needed to make that hole. तो इन्होंने हमें shear strength दी हुई है जिसको हम टाउ से शो करते हैं, जो कि हमारे पास 4 एक्सपोनेंट 4 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर है, और हमें मालूम करना है फोर्स, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया। अब ये जो हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ है इसको हम टाउ से शो करते हैं, इसको हम शेयर स्ट्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास एलबीएस है इसका मतलब होता है पाउंड्स, और इन स्क्वायर का मतलब है इंचेस। ठीक है, इंचेस को हम शॉर्ट फॉर्म में इन लिखते हैं, तो इंच का ये स्क्वायर है। तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले एरिया मालूम किया, तो एरिया का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है 2πr/t, क्योंकि इस होल में हमारे पास थिकनेस भी इंक्लूडेड है, तभी हमने फॉर्मूले के साथ टी भी मेंशन कर दिया। ठीक है, और फॉर्मूला थोड़ा सा इस वजह से चेंज है क्योंकि जो पहले हमने एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल किया वो नॉर्मल एरिया का होता था, बट अब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सरकमफेरेंस एरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी यहाँ पे फॉर्मूला चेंज है। यहाँ हम सरकमफेरेंशियल एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो तभी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और क्योंकि यहाँ पर थिकनेस इंक्लूडेड है तभी हमने फॉर्मूले में टी भी लिख दिया। तो अब हमने वैल्यूज पुट करी, टू हमने एज इट इज उतार लिया, पाई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है 3.14, आर हमें इन्होंने 0.08 दिया हुआ है, जबकि टी हमारे पास 0.35 है। जब हमने इन चारों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो एरिया का फाइनल आंसर आया वो है 0.176 इंच स्क्वायर। ठीक है, एरिया की जो यूनिट होती है हमारे पास एसआई, तो वो मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन क्योंकि डेटा के अंदर हमें थिकनेस की भी इंच में दी हुई है यूनिट, जबकि रेडियस की भी इंच में दी हुई है, तो अगर हम यहाँ पे इंच से कन्वर्ट करते मीटर के अंदर, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर में होती है, तब हमारा एरिया भी मीटर में आता है, लेकिन क्योंकि हमें जो न्यूमेरिकल का आंसर दिया हुआ है वो भी इंच स्क्वायर में दिया हुआ है, तभी हमने इसको कन्वर्ट नहीं करा। ठीक है, तो अब एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करा, तो यहाँ पे इंच स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लगाया। नॉर्मली जो हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो F डिवाइड बाय ए होता है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे हम शेयर स्ट्रेस कह लें या शेयर स्ट्रेंथ कह लें, एक ही बात है। ठीक है, बस सिंबल का फर्क होता है। ठीक है, इसको हम टाउ से लिखते हैं, तो अब हमने लिख दिया टाउ इज इक्वल टू F डिवाइड बाय ए। तो ए यहाँ पे डिवाइड था, वहां जाके हो गया मल्टीप्लाई। तो अब हमने वैल्यूज पुट करी, तो शेयर स्ट्रेंथ की हमारे पास वैल्यू 4 एक्सपोनेंट 4 है, जबकि एरिया हमारे पास 0.176 है। जब हमने 4 एक्सपोनेंट 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.176 से, तो हमारे पास फोर्स का जो फाइनल आंसर आ गया वो है 7 एक्सपोनेंट 3 LBS। तो हमारे पास ये फोर्स का फाइनल आंसर है 7 एक्सपोनेंट 3 पाउंड्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास पाउंड्स में होती है, ये एसआई यूनिट्स नहीं है इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट पे ज़रूर रिप्लाई दूंगी।
ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।